क्या आप भी नीट फ्रेशर एस्पिरेंट्स हैं? क्या आपने भी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है? तो लेट मी क्लियर वन थिंग, मैं आपको बता दूं बच्चों, 90% केस में जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, बट फिर भी उनका सिलेक्शन नीट में नहीं होता है। उसके कुछ 5 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं एज अ फ्रेशर जो बच्चे करते हैं। क्या वो 5 कॉमन मिस्टेक्स आप भी तो नहीं कर रहे? वो कॉमन मिस्टेक्स क्या है, जिसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और कॉपी और पेन उठा लीजिए, 1 बाय 1 उन मिस्टेक्स को लिखिए और उसके आगे मैं उसके सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे कि आप अपने नीट में फोड़ कराएंगे। चलिए देख लेते हैं। नंबर 1, रीडिंग कोचिंग मॉड्यूल्स। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जब वो नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो किसी न किसी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं ऑफलाइन। अब ये एडमिशन लेना ऑफलाइन ज़्यादा बेटर डिसीजन है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो कोचिंग के थ्रू मॉड्यूल्स मिलता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, वो 100% NCERT नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केस में। कुछ ऐसे कोचिंग हैं जो जहाँ पे 100% NCERT को डिकोड किया जाता है। कुछ ऐसे टीचर हैं ऑफलाइन में जो 100% NCERT को डिकोड करते हैं, बच्चों को बहुत ही अच्छे नोट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लेट मी क्लियर वन थिंग कि कोई भी टीचर कितना भी अच्छे से NCERT को डिकोड कर दे, फिर भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्पेशली इन द केस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, कि आप NCERT को जरूर पढ़ें, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आने हैं वो लाइन टू लाइन NCERT से आने हैं। तो आपको एक चीज क्लियर रखना है हमेशा कि चाहे जो हो जाए, कोचिंग मॉड्यूल पढ़ें या ना पढ़ें, बट NCERT जरूर पढ़नी है, 100% आपको पढ़नी है। कई बार बच्चे से ये सोचते हैं कि जो कोचिंग का मॉड्यूल मिला है उसमें तो कंटेंट ज़्यादा है, NCERT से भी ज़्यादा है, जो चीज़ें NCERT में भी नहीं लिखी वो ऑलरेडी कोचिंग मॉड्यूल में है, तो वहाँ से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल नहीं, आपको अभी डॉक्टर नहीं बनना है, बस आपको इतना एलिजिबल हो जाना है कि डॉक्टर बनने के लिए आप अप्लाई कर सके, उस नीट एग्जाम को क्रैक कर सके। और मैं आपको बता दूं, आउट ऑफ 100 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो NCERT से आते हैं। बायोलॉजी के स्पेशली केस में मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ 100 98-99 क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट NCERT से आते हैं। तो आपको बस क्या करना है, NCERT पढ़ना है। वो 2 क्वेश्चन के लिए नहीं रखना है कि 2 क्वेश्चन के लिए आप बहुत सारा सिलेबस पढ़ रहे हो, उसका कोई मीन्स ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो एक चीज याद रखें, NCERT पढ़ें। अगर टीचर पढ़ा रहे हैं NCERT डिकोड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स उनके पढ़ें जो NCERT वाले हैं। सेकेंड थिंग, आपको एक चीज करनी है कि अगर आपको NCERT बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाई जा रही है तो आप खुद NCERT के नोट्स बनाएं, स्पेसिफिक नोट्स बनाएं NCERT के, ठीक है। और NCERT को जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करें, डिकोड करें NCERT को। क्लियर है? ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि डिकोड करते हैं, मैं खुद भी NCERT को डिकोड करता हूं। तो अगर आप चाहें, अगर देखना चाहें तो मेरी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अभी मैंने स्टार्ट किया है किंगडम एनिमेलिया, लाइन टू लाइन NCERT डिकोड की है मैंने, और विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, जिससे कि आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत ही इजीली समझ में आ सके। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ मुझे फॉलो करिए, आप किसी और भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियर है, और NCERT क्लियर हो जाए। नंबर 2, अवॉइडिंग फिजिक्स। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं फिजिक्स को पढ़ते ही नहीं। एज अ फ्रेशर ये 90% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, बिकॉज फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होते हैं, मैथ्स बहुत ज्यादा होती है, रूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हफ्तों तक, महीनों तक कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ते ही नहीं। कुछ को तो ऐसा भी लगता है कि आखिर फिजिक्स पढ़नी ही क्यों। मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का नीट में जो सिलेक्शन है वो फिजिक्स ही रोकती है। आपको फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। और अगर आप डॉक्टर बन गए, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बन गया अगर, तो बायोलॉजी केमिस्ट्री तो समझ में आती है, बायोलॉजी केमिस्ट्री का यूज है, फिजिक्स का क्या यूज है। देखिए, एज अ डॉक्टर, आप जब डॉक्टर बन जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, तो उनकी भी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, और फिजिक्स कंपल्सरी है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप ट्राई भी करते हो, समझने की कोशिश भी करते हो, कुछ टाइम तक पढ़ते हो, फिर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले आ जाते हैं, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, फिर आप गिव अप कर देते हो कि नहीं यार, ये तो मेरे बस की है ही नहीं। प्रॉब्लम यही है। तो इसके सबसे बेसिक इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे सिंपल इसका सॉल्यूशन क्या है, आप अपने टीचर्स के पास जाइए, जो बेसिक लॉ है
आप टीचर से पूछिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप सोचते हैं कि अगर मैंने ये सबसे छोटी चीज पूछ ली तो कहीं टीचर मुझे जज ना करे, लोग मुझे जज ना करें, अरे ये तो सबसे सिंपल चीज है, इसको ये भी नहीं पता। तो ये बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं। ऑनलाइन में आप हर एक चीज सर्च करिए, आपको हर एक चीज का आंसर मिल जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट के लिए आपको एटलीस्ट 100 टीचर मिल जाएंगे जो अलग अलग अपने अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे जो पर्सनली जो इन बच्चों ने रिकमेंड किया कि सर फिजिक्स के लिए कुछ बच्चे हैं जो MR सर, जो कि फिजिक्स वाला में है, काफी अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं, और NV सर मोशन के, वो बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। और भी कुछ टीचर हैं जिनसे आपको समझ में आए, जिससे आपको लगे कि हाँ बेसिक से बहुत ही एडवांस तक वो जा रहे हैं और चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। सबसे सिंपल चीज याद रखिए, फिजिक्स में सबसे बेसिक फॉर्मूले बनाइए, उनकी सीट बना लीजिए, उनको बार बार पढ़िए। अगर बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो धीरे धीरे आप प्रमोट होंगे। अगर आपने डायरेक्ट जंप मारा कि नहीं सबसे कॉम्प्लेक्स चीज को समझूंगा, तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली। याद रखिए, बिना फिजिक्स के आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो फिजिक्स आपको पढ़नी ही है। नंबर 3, रीडिंग ओनली वन सब्जेक्ट मोर देन अदर सब्जेक्ट। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द केस में, नीट स्टूडेंट के केस में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला जो सब्जेक्ट है वो होता है बायोलॉजी। सुबह भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, शाम को भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आज बायोलॉजी पढ़ी, कल भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हर रोज बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। रीजन उसका, बायोलॉजी में भी सिर्फ पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, बॉटनी नहीं पढ़ रहे, जूओ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जूओ पढ़ने में बड़ा मजा आता है कि किडनी क्या होती है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, ब्लड क्या होता है, हार्ट क्या होता है ना। जरा सा प्लांट का आ गया, किंगडम प्लांटी हो गया, या फिर बोले रेस्पिरेशन इन प्लांट हो गया, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, दिमाग खराब हो जाता है आपका। तो ये गलतियां नहीं करनी है आपको, एक चीज समझ के रखिए, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और याद रखिए, जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि नीट में उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि नीट में उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। नीट में क्वेश्चन वहां से ज्यादा आएंगे जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जहां से वो प्रेफरेंस, आप देखिए PYQ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो याद रखिए, कोशिश करिए आउट ऑफ 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोशिश करिए कि एक दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ने की। अगर तीनों पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाएं कि विद इन अ डे आप फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ें, ठीक है। इन चीजों का कॉम्बिनेशन आप बना करके रखें। अदरवाइज क्या होगा, जो आपका स्ट्रांग है वो और भी स्ट्रांग होता चला जाएगा, क्योंकि आप उसे टाइम ज्यादा दे रहे हो। जो आपका वीक है वो और भी वीक होता चला जाएगा। प्रॉब्लम बस यही है। जैसे मोस्ट ऑफ द केस में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स को बच्चे कम टाइम देते हैं, ये ठीक ऐसा है किताबों के साथ हमारा रिश्ता, जैसे हमारी फ्रेंडशिप। वो फ्रेंड आपके बहुत करीब है जिसको आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया है, और एक ऐसा फ्रेंड जो कि इंपॉर्टेंट था लेकिन आपने उसे टाइम नहीं दिया, तो वो थोड़ा आपसे दूर हो गया। बस इतनी सी बात है। एंड द 4th वन इज नॉट सॉल्विंग PYQ आफ्टर थियरी। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जब वो फ्रेशर होते हैं तो वो थियरी पढ़ते हैं, उनको लगता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया, मैं सारी चीजें कर लूंगा, लेकिन वो PYQ सॉल्व नहीं करते, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। वो क्या करते हैं, बस बुकलेट कुछ सॉल्व कर लेते हैं जो कोचिंग मॉड्यूल से मिले हैं, हुए हैं, उनको लगता है कि उनको सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि जो आपके बुकलेट में क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के नहीं होते, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन बनाए हुए होते हैं जो कोचिंग मॉड्यूल्स में दिए जाते हैं आपको, कि कुछ इजी होते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें, बस आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि जब आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे 2-3 चीजें आपको समझ में आएंगी। पहला, आपको पता चल पाएगा कि जो आपने पढ़ा है और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस तरह से पूछा जा रहा है, और जो आपने पैरा पढ़ा उस पर्टिकुलर पैरा से किस टाइप से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पर्टिकुलर वर्ड को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, किस पर्टिकुलर लाइन को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, ठीक है, किस पर्टिकुलर फॉर्मूले को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, और वो कौन से हॉट स्पॉट्स हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में जहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट्स हुए हैं हर साल। ये आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे हालांकि ये स्पॉन्सरशिप का कोई वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, MTG का ले लीजिए। MTG आई थिंक मेरे हिसाब से बेस्ट है। MTG का चैप्टर वाइज आप लीजिएगा, किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए, चैप्टर वाइज लीजिए, जो कि NCERT बेस्ड हो जहां पे क्वेश्चन, ठीक है।
और कोशिश करिए आप 2017 और उसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसके पहले नीट का सिलेबस डिफाइन नहीं था, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। और आज के टाइम पर एक चीज याद रखिएगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही सॉल्व करनी है। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज प्रॉपर टाइम टेबल का ना होना। जी हाँ, बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट स्टार्ट के दिनों में टाइम टेबल बनाते ही नहीं, वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते। अगर बना भी लेते हैं तो टाइम टेबल को वो फॉलो नहीं करते, जिससे होता क्या है कि किसी दिन सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, किसी दिन सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, किसी दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, कभी भी उठकर कभी भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। ऐसा बिल्कुल मत करिए। याद रखिए, आपके पास स्ट्रेटजी होनी ही चाहिए कि आपको कितने टाइम तक थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है, कितने टाइम तक आपको एमसीक्यू सॉल्व कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे आज जो पढ़ा उसके क्वेश्चन जो है वो कल सॉल्व करते हैं, आज जो पढ़ा उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये सोचते हैं कि चैप्टर एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में उसके एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। ये भी आपकी मिस्टेक है, ये ऐसा बिल्कुल मत करें। जब आपका टीचर, वो चाहे ऑनलाइन क्लास के टीचर हो या फिर आपके ऑफलाइन क्लास के टीचर हो, अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बायोलॉजी टीचर हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज करो जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, या फिर मैं जेनेटिक्स में बोले तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगर मैंने आपको पढ़ा दिया डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, ठीक है, ये टॉपिक मैंने सपोज करो आज कवर किया, तो आपको क्या करना चाहिए, आज जाएं अपना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखें, ठीक है, कि डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए और किस किस टाइप के पूछे गए। वो हार्डली 5 to 10 क्वेश्चन होंगे या 15 क्वेश्चन होंगे, इससे ज्यादा नहीं। और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट ही लगने वाले हैं। क्लियर है? ऐसा ही आपको बायोलॉजी के साथ, फिजिक्स के साथ और केमिस्ट्री के साथ करना है कि डे बाय डे आपको थ्योरी भी कंप्लीट करनी है और उसके बाद उसके पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बूस्टअप हो सके, बिल्डअप हो सके। क्लियर है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब इन चीजों को आप कर रहे हो, याद रखिए एज अ फ्रेशर आप मैक्स टू मैक्स 8 आवर का टाइम टेबल बनाएं, फॉलो करें उसे। बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप 8 आवर का टाइम टेबल बना रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ये सफिशियंट है आपके लिए। जरूरत नहीं है कि मैं बस 12 घंटे पढ़ रहा हूं, 13 घंटे पढ़ रहा हूं आज, फिर कल पूरे दिन भर सो रहा हूं, या पूरे दिन भर हेडक है, बॉडी में पेन है, फिर तबीयत खराब होगी। ये बिल्कुल नहीं करना है। तो 2-3 चीजें याद रखें। पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप हेल्दी रहें, ठीक है। एक ही दिन जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ाई करनी है, और जब आप पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में गैप लेना है। एक साथ कभी भी 3 घंटे से ज्यादा, मैक्स टू मैक्स मैं बोलूंगा 3 घंटे से ज्यादा कंटिन्यूअस नहीं पढ़ना है। कोशिश करें फ्रेगमेंट पे पढ़ें। 2-2.5 घंटे सुबह पढ़ लिया, 2-2.5 घंटे दोपहर में पढ़ लिया, और आफ्टरनून में एक छोटा सा नैप ले लिया 40 मिनट का, 1 आवर का। क्लियर है? जिससे कि बॉडी फिर से बूस्टअप हो जाती है। फिर उसके बाद इवनिंग में थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर नाइट में थोड़ा सा पढ़ लिया। फ्रेगमेंट में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी आपकी, माइंड फ्रेश रहेगा। और याद रखें, फ्रेंड सर्कल पढ़ने वालों को बनाएं, ऐसे दोस्तों को बनाएं जो आपकी ही तरह सोचते हैं, जो आपकी ही तरह मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, आपकी ही तरह पैशनेट हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो वहां से आपको मोटिवेशन आएगा। अदरवाइज अगर आपका फ्रेंड सर्कल किसी अदर फील्ड का है, तो वहां पर जब आप डीमोटिवेट होंगे तो वो चीजें आपको काम नहीं आएंगी। क्लियर है? बाकी किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।